स्टोरीज ऑफ मूवीज में आज की मूवी है समवेयर इन टाइम। ये वक्त 1972 की है, जब मिलफील्ड कॉलेज में एक ड्रामा प्ले किया जा रहा होता है। उस ड्रामे का राइटर रिचर्ड कॉलियर होता है, जिसकी तारीफ सारी ऑडियंस कर रही होती है। ऑडियंस अपनी सीट से उठ के रिचर्ड के पास पहुंच गई होती है, क्योंकि प्ले अब खत्म हो चुकी है। लेकिन एक बूढ़ी औरत अभी भी अपनी सीट पे बैठ के ये सब देख रही होती है। रिचर्ड अपने गर्लफ्रेंड सैली के साथ बहुत खुश लग रहा होता है। तभी वो बूढ़ी औरत ऑडियंस के बीच से गुजरते हुए रिचर्ड के पास आती है और उसके हाथ में एक घड़ी देके कहती है, मेरे पास वापस आ जाओ। रिचर्ड हैरान होकर उस औरत की ओर देखता है, लेकिन वो औरत वहां से चली जाती है। जब ऑडियंस में से कुछ लोग रिचर्ड से उस औरत के बारे में पूछते हैं, तो रिचर्ड कहता है कि वो उस औरत को पहली बार देख रहा है। अब हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं, जो अपनी कार में बैठ के ग्रांड नाम के एक होटल में जाती है। रास्ते में जाते वक्त उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अब वो अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसकी केयरटेकर उससे उस प्ले के बारे में पूछती है, पर बिना कुछ कहे वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और रिचर्ड के प्ले बुक की एक कॉपी को अपने सीने से लगा के ख्यालों में खो जाती है। इस घटना के 8 साल बाद अब रिचर्ड एक फेमस प्ले राइटर बन चुका है। हालांकि अब उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है, पर वो अब सक्सेसफुल है। एक दिन रिचर्ड अपना कार लेके एक ट्रिप पर निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए वो उसी ग्रांड होटल के पास रुक जाता है और वहां एक रात गुजारने के लिए सोचता है। वहां उसे आर्थर मिलता है, जो उस होटल का एक वेटर होता है। वो रिचर्ड को बताता है कि वो इस होटल में 1910 से है, जब वो 5 साल का था और उसके पिता यहाँ एक क्लर्क थे। कहीं ना कहीं आर्थर को लग रहा होता है कि वो रिचर्ड से पहले भी मिल चुका है। जब वो रिचर्ड से इस बारे में पूछता है, तो रिचर्ड कहता है, नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। आर्थर भी अब समझ जाता है। अब रिचर्ड डिनर के लिए जाता है, पर डिनर लगने में अभी 40 मिनट्स और चाहिए। इसीलिए रिचर्ड उस होटल के हिस्ट्री हॉल में जाता है, जहां पुराने जमाने की चीजों को रखा गया होता है। अचानक रिचर्ड उस हॉल के दीवार पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर देखता है। वो उस तस्वीर को देखते ही उसी की ओर खींचा चला जाता है। अब वो उस तस्वीर के बारे में आर्थर से पूछता है। आर्थर उसे बताता है कि वो लड़की एलिस मकेना है, जो कभी अमेरिका की फेमस थिएटर एक्ट्रेस हुआ करती थी। शुरुआत के दिनों में वो इसी होटल के थिएटर में काम किया करती थी। आर्थर से ये सब सुनने के बाद अब इस बारे में जानने के लिए रिचर्ड की इंटरेस्ट और बढ़ जाती है। इसीलिए वो पास की एक लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ उसे एलिस मकेना की बायोग्राफी मिल जाती है, जो उनकी केयरटेकर के द्वारा लिखी गई होती है। जब रिचर्ड उस किताब को खोलता है, तो वहाँ उसे उसी बूढ़ी औरत की तस्वीर मिलती है, जिससे वो 8 साल पहले मिला था। जब रिचर्ड को पता चलता है कि यही औरत ही एलिस मकेना है, वो उनकी केयरटेकर मिस रॉबर्ट से मिलने के लिए चला जाता है। जब रिचर्ड उन्हें वो घड़ी दिखाता है, तो मिस रॉबर्ट्स कहती हैं, ये घड़ी तुम्हें कैसे मिला? ये एलिस की सबसे प्यारी चीज थी। जिस रात उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद से ही इस घड़ी का कहीं पता नहीं था। अब रिचर्ड उनसे कहता है कि उसी रात को ही एलिस ने उसे ये घड़ी दी थी। मिस रॉबर्ट्स अब रिचर्ड को उनकी थिएटर कलेक्शंस दिखाती हैं, जिसमें एलिस की ज्वेलरीज और क्लॉथेस भी होती हैं। इसीलिए रिचर्ड की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है और वो उनसे एलिस की लाइफ के बारे में पूछता है। मिस रॉबर्ट्स बताती हैं कि जब वो एलिस से पहली बार मिली थी, तब वो बहुत काइंड और थॉटफुल थी। वो काफी इंट्रोवर्ट हो चुकी थी, यानी कि खुद में ही ज्यादा खोई रहती थी। ऐसा लगता था जैसे उनमें एक खालीपन है। रिचर्ड पूछता है, क्या वो हमेशा से ऐसे ही थी? मिस रॉबर्ट्स कहती है, नहीं, वो पहले बहुत प्लेफुल और स्ट्रांग थी, लेकिन 1912 के एक इंसिडेंट के बाद वो पूरी तरह से बदल गई। वहाँ रिचर्ड एलिस के मैनेजर विलियम रॉबिन्सन की भी तस्वीर देखता है, जिसके बारे में मिस रॉबर्ट्स कहती हैं कि एलिस और विलियम की रिलेशनशिप काफी स्ट्रेंज थी। अब रिचर्ड और भी बहुत कुछ जानना चाहता है, पर तभी उसकी नजर वहाँ रखे एक किताब पर पड़ जाता है, जो कि टाइम ट्रेवल पर होता है। रिचर्ड कहता है, इस किताब को लिखने वाले प्रोफेसर फिनी मेरे फिलोसफी के टीचर रह चुके हैं। मिस रॉबर्ट्स कहती हैं, इस किताब को एलिस बार बार पढ़ा करती थी। अब मिस रॉबर्ट्स रिचर्ड को एलिस की एक म्यूजिक प्लेयर दिखाती हैं, जिसको प्ले करते ही रिचर्ड को कुछ होने लगता है। वो उस म्यूजिक को सुनते ही कहता है, ये मेरा फेवरेट म्यूजिक है। अब उत्सुक रिचर्ड वहां से आते ही प्रोफेसर फिनी के पास जाता है। वो उनसे पूछता है, क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? डॉक्टर फिनी उसे बताते हैं कि वो खुद एक बार 1971 में टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। डॉक्टर फिनी कहते हैं कि जब वो 1971 में एक रूम में सोए थे, तो उनकी सराउंडिंग्स की सारी चीजें पास्ट यानी पुराने जमाने की थी। यहाँ तक कि
जो साउंड वो सुन रहे थे वो भी पास्ट की थी। इसीलिए उन्होंने अपने दिमाग में ये बात कॉन्सीव कर लिया कि वो अब 1971 में नहीं बल्कि साल 1571 में है। वो इस प्रोसेस को सेल्फ हिप्नोटिज्म भी कहते हैं। अब रिचर्ड डॉक्टर फिनी से पूछता है, तो क्या इसके बाद आपने टाइम ट्रेवल कर लिया था? डॉक्टर फिनी कहते हैं, पता नहीं, पर मैंने उसके बाद इसे कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट के बाद मेरे शरीर के लगभग सारे एनर्जी खत्म हो गए थे, और अगर मैंने टाइम ट्रेवल किया भी था तो वो कुछ पल के लिए। डॉक्टर फिनी फिर कहते हैं, अगर मैंने दोबारा कभी ये ट्राई किया तो मैं अपने आप को प्रेजेंट से पूरी तरह से अलग कर लूंगा। मैं अपने आप से उन सारी चीजों को दूर कर दूंगा जो मुझे वर्तमान की याद दिलाती हूँ, तब जाके शायद मैं टाइम ट्रेवल कर पाऊं। डॉक्टर फिनी से ये सब सुनने के बाद रिचर्ड अब खुद को 1912 में ले जाने की कोशिश में लग पड़ता है। वो एक कॉइन शॉप में जाकर वहां से 1912 की कॉइन्स और नोट्स ले आता है। वो खुद के कपड़े और हेयर स्टाइल्स भी 1912 के हिसाब से बदल देता है। अब वो अपने होटल रूम में आ जाता है और अपने टेप रिकॉर्डर में एक ऑडियो मैसेज को रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो ये कहता है कि ये 27 जून 1912 का शाम 6 बजे का वक्त है। यही होटल ग्रैंड में मिस मकेना और उनके मैनेजर रॉबिन्सन भी है, और आज रात उनका परफॉर्मेंस होने वाला है। रिचर्ड अब उस होटल रूम की सारी प्रेजेंट की चीजों को वहां से हटा देता है। वो अपने 1912 के गेटअप में होता है और बेड पे सो जाता है। सोने से पहले वो उस टेप रिकॉर्डर को प्ले कर देता है, जो बार बार रिपीट करता रहता है, रिचर्ड तुम अब 1912 में हो। लेकिन ऐसे बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं होता। रिचर्ड अब गुस्सा हो जाता है और उस टेप रिकॉर्डर को बंद कर देता है। अब रिचर्ड उदास होकर होटल के उसी हिस्ट्री हॉल में जाता है जहां मिस मकेना की तस्वीर होती है। जब वो उस तस्वीर को देख रहा होता है तभी उसकी नजर वहां पे रखे रजिस्टर बुक पर पड़ता है। अब वो तुरंत आर्थर के पास जाता है, जो कि उस होटल के पीछे वाले बंगलो में रहता है। आर्थर रिचर्ड को बताता है कि होटल के पुराने रजिस्टर बुक्स एक स्टोर रूम में रखे गए हैं। अब रिचर्ड वहां जाता है और वहां जाकर 1912 की वो रजिस्टर बुक ढूंढ लेता है। उस बुक में रिचर्ड कॉलियर का भी नाम होता है, जो 28 जून 1912 के दिन 9:18 पर चेक इन हुआ होता है। वहां वो उसका रूम नंबर 416 भी देख लेता है। यानी कि अब रिचर्ड को ये यकीन हो चुका है कि वो पहले भी टाइम ट्रेवल कर चुका है। इसीलिए अब वो अपने रूम में आकर फिर से उसी एक्सपेरिमेंट को दोहराता है। अब वो उस टेप रिकॉर्डर को बंद कर देता है और खुद आंखें बंद करके 1912 और सुबह 9:18 को बार बार दोहराता रहता है। और इस बार जब उसकी आंखें खुलती है तो वो सचमुच 1912 में पहुंच जाता है, लेकिन वो खुद को किसी और के कमरे में पाता है, क्योंकि अभी 1980 में उसका जो 313 नंबर का कमरा होता है वो 1912 में किसी और का होता है। रिचर्ड अब कैसे भी करके वहां से निकल जाता है और मिस मकेना को ढूंढते हुए वो होटल के क्लॉक डेस्क तक पहुंच जाता है। यहाँ वो आर्थर को देखता है, जो 1912 में एक बच्चा होता है। आर्थर वहां खेल रहा होता है, जबकि उसके पिता क्लॉक डेस्क संभाल रहे होते हैं। रिचर्ड अब होटल के थिएटर हॉल में पहुंच जाता है, जहां वो मिस मकेना को ढूंढने की कोशिश करता है। वो वहां के थिएटर आर्टिस्ट से एलिस के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बताता। अब रिचर्ड जब उस थिएटर से बाहर निकलता है तो उसके थोड़ी दूर पर झील किनारे एलिस मकेना वॉक कर रही होती है। उसको देखते ही रिचर्ड के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ जाती है। वो धीरे धीरे एलिस के करीब जाता है और जब एलिस उसे देखती है तो वो कहती है, क्या तुम वही हो? रिचर्ड कहता है, हाँ। एलिस थोड़ी घबराई हुई सी लगती है। तभी वहां एलिस की मैनेजर विलियम रॉबिन्सन आ जाता है और वो रिचर्ड से बड़े सख्त तरीके से एलिस से दूर रहने को कहता है। अब रात को डिनर का वक्त होता है, जहां होटल के सारे गेस्ट डिनर कर रहे होते हैं। रिचर्ड जब वहां पहुंचता है तो वो एलिस को वहां एक गेस्ट के साथ डांस करता हुआ देखता है। वो वहां जाता है और उस गेस्ट को हटा के खुद एलिस के साथ डांस करने लगता है। एलिस उससे पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? रिचर्ड कहता है, तुम्हारे साथ डांस कर रहा हूँ। एलिस कहती है, पर हम दोनों तो एक दूसरे को नहीं जानते। रिचर्ड कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। एलिस फिर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। रिचर्ड कहता है, इसका क्या मतलब है? तभी एलिस उससे अपना हाथ छुड़ा के दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड कहता है, तुम शायद नहीं जानते मैं कितनी दूर से तुमसे मिलने आया हूँ। अब एलिस फिर से रिचर्ड के साथ डांस करने लग जाती है। अब वहाँ एलिस की मैनेजर विलियम आ जाता है और होटल स्टाफ से
वो रिचर्ड को बाहर ले जाने को कहता है, लेकिन एलिस खुद रिचर्ड को बाहर छोड़ आने की बात विलियम से कहती है। जब वो रिचर्ड को पार्टी से बाहर छोड़ने जाती है, वो उससे पूछती है, तुम कहाँ से हो? रिचर्ड कहता है, शिकागो, और वो ये भी बताता है कि वो एक प्ले राइटर है। अब एलिस कहती है, तुम कहते हो कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हम दोनों पहले कभी नहीं मिले। रिचर्ड कहता है, तो फिर तुमने उस दिन मुझसे ये क्यों कहा? क्या तुम वही हो? लेकिन एलिस उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। अब पार्टी खत्म होने के बाद विलियम एलिस के कमरे में जाता है, जहां एलिस उससे पूछती है, क्या ये वही है विलियम? दरअसल वो रिचर्ड के बारे में पूछ रही होती है। विलियम कहता है, ये तो तुम ही बता सकती हो। अब अगली सुबह रिचर्ड एलिस के दरवाजे पे नॉक करता है। जब एलिस दरवाजा खोलती है तो रिचर्ड उससे पूछता है, क्या तुम आज रात को अच्छे से सोई? एलिस कहती है, बहुत अच्छे से सोई। रिचर्ड कहता है, पर मैं अच्छे से नहीं सो सका क्योंकि मैं एक चेयर पर जो सोया था। एलिस कहती है, तो क्या तुम्हारे पास कोई कमरा नहीं है? रिचर्ड कहता है, हाँ, मैं 9:18 पर एक कमरा बुक करने वाला हूँ। दरअसल रिचर्ड उस रजिस्टर बुक के हिसाब से ही रूम बुक करना चाहता है। अब रिचर्ड एलिस को अपने साथ वॉक पे जाने के लिए कहता है। एलिस उसे 1 बजे होटल के बाहर मिलने के लिए कहती है। रिचर्ड अब ब्रेकफास्ट करने के लिए होटल के गार्डन में चला जाता है, जहाँ एलिस की मैनेजर विलियम भी आ जाता है। वो रिचर्ड से पूछता है, तुम कहाँ से हो? रिचर्ड कहता है, शिकागो। विलियम कहता है, तुम एक प्ले राइटर हो, पर क्या तुम यहाँ पैसों के खातिर आए हो? रिचर्ड कहता है, नहीं। विलियम अब फिर से रिचर्ड को एलिस से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद रिचर्ड अपने लिए रूम बुक करने के लिए आर्थर के पिता के पास जाता है, जो कि वहाँ के क्लर्क हैं। हमें वहाँ छोटे आर्थर को दिखाया जाता है, जो एक वॉलीबॉल के साथ खेल रहा होता है। आर्थर के पिता उससे वो वॉलीबॉल ले लेते हैं और वो रिचर्ड को उसके रूम नंबर के कीज दे देते हैं, लेकिन ये चाबी रूम नंबर 420 का होता है, जिसे देख के रिचर्ड शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे रूम नंबर 416 में रुकना है, जैसा कि उसने फ्यूचर में देखा है। इसीलिए वो आर्थर के पिता से पूछता है, क्या ये सही कमरा है? आर्थर के पिता कहते हैं, सही कमरे का क्या मतलब है? तभी होटल का और एक स्टाफ वहाँ आ जाता है। वो कहता है, रूम नंबर 420 पहले से ही रिजर्व्ड है, और वो रिचर्ड को रूम नंबर 416 की चाबी दे देता है। अब रिचर्ड वहाँ से जाने से पहले वहाँ उदास बैठे आर्थर को उसका वॉलीबॉल दे देता है, जिससे आर्थर बहुत खुश होता है। अब रिचर्ड को अपना कमरा मिल चुका है। वो एलिस से मिलने के लिए तैयार होता है और फाइनली रिचर्ड और एलिस एक घोड़े गाड़ी से घूमने निकल जाते हैं। विलियम दूर से ये देख रहा होता है। अब हम रिचर्ड और एलिस को झील किनारे घूमते हुए देखते हैं, जहाँ एलिस रिचर्ड से कहती है कि उसे विलियम ने कहा था, एक ऐसा आदमी तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। वो ये भी बताती है कि विलियम जो भी प्रेडिक्ट करता है वो सच होते हैं। रिचर्ड कहता है, तो क्या विलियम ने उस आदमी से डरने के लिए कहा था? एलिस कहती है, हाँ, पर मुझे यकीन है कि तुम वो आदमी नहीं हो। अब रिचर्ड और एलिस नाव में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी रिचर्ड एलिस को एक गाना सुनाता है, जो कि एक फेमस म्यूजिशियन का होता है। एलिस कहती है, मैं उन्हें जानती हूँ, पर मैंने ये गाना अभी तक नहीं सुना। दरअसल रिचर्ड फ्यूचर से आया है, इसीलिए उसे उस म्यूजिशियन का उस सॉन्ग के बारे में पता होता है जो एलिस को पता नहीं होता। अब धीरे धीरे रिचर्ड एलिस के करीब आने की कोशिश करता है। वो एलिस को किस करना चाहता है, लेकिन एलिस बहुत शाय फील कर रही होती है, इसीलिए वो कहती है, अभी टाइम क्या हुआ है? रिचर्ड अपने जेब से वही घड़ी निकालता है जो उसे एलिस ने खुद 1972 में दिया हुआ होता है। एलिस जब उस घड़ी को देखती है, वो कहती है, ये बहुत सुंदर है, तुम्हें कहाँ से मिला? रिचर्ड एलिस को सच नहीं बताता। वो कहता है, किसी ने दिया था मुझे। अब रिचर्ड एलिस को उसके कमरे तक छोड़ने जाता है और एलिस से कुछ पल और उसके साथ बिताने के लिए रिक्वेस्ट करता है। एलिस उसे कमरे के अंदर बुला लेती है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहाँ एलिस की मैनेजर विलियम आ जाता है। वो रिचर्ड को देखते ही वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन एलिस रिचर्ड को रोक लेती है और विलियम को अपनी हद में रहने की नसीहत देती है। एलिस अब रिचर्ड को उसकी प्ले देखने के लिए इनवाइट करती है। प्ले शुरू होते ही एलिस स्टेज पे आती है और दर्शकों के बीच में बैठे रिचर्ड की ओर देख के अपनी फीलिंग्स का इजहार करती है। वो अपनी डायलॉग्स की जगह रिचर्ड के लिए उसके दिल में छुपी फीलिंग्स को सबके सामने कह देती है। वो रिचर्ड की ओर देख के आई लव यू कह देती है, पर फिर वो उन डायलॉग्स को ऐसे दिखाती है जैसे कि वो उस सीन का ही हिस्सा हो। लेकिन विलियम को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से उठ के चला जाता है। अब प्ले खत्म होते ही एलिस की फोटो खींचने के लिए एक फोटोग्राफर आता है। वो एलिस को खुशनुमा फेस बनाने को कहता है,
लेकिन बार बार ट्राई करने पर भी सही पोज नहीं मिल पा रहा होता। तभी रिचर्ड एलिस के सामने आ जाता है, जिससे एलिस की चेहरे पे एक खुशी भरा मुस्कान आ जाता है और तभी फोटोग्राफर एलिस की पिक्चर क्लिक कर देता है। दरअसल एलिस की इसी फोटो को होटल के हिस्ट्री हॉल में रिचर्ड ने 1980 में देखा होता है। अब उसके अगले दिन हम रिचर्ड को देखते हैं जो प्ले देख रहा होता है। तभी एक आदमी रिचर्ड को एक लेटर देता है जो एलिस की मैनेजर विलियम का होता है। विलियम रिचर्ड को होटल के बाहर मिलने के लिए बुलाता है, जहां वो रिचर्ड से कहता है, जब पहली बार मैंने एलिस को देखा था मुझे पता था वो क्या बनेगी। रिचर्ड कहता है, क्या आपकी पत्नी? विलियम गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरी इतनी दिनों की मेहनत समर्पण का मतलब एलिस को अपनी पत्नी बनाने के लिए है? रिचर्ड कहता है, तो किस लिए है? विलियम बताता है कि वो एलिस को अमेरिका की सबसे महान एक्ट्रेस बनते हुए देखना चाहता है, इसीलिए वो रिचर्ड को एलिस से दूर रखना चाहता है। वो कहता है, मुझे पहले दिन से ही पता था तुम यहाँ एलिस को बर्बाद करने के लिए आए हो। रिचर्ड अब वहाँ से जाने लगता है। तभी विलियम के आदमी रिचर्ड को मार के बेहोश कर देते हैं। इधर प्ले खत्म होने के बाद एलिस रिचर्ड को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी एलिस की कमरे में विलियम आता है, जिससे एलिस रिचर्ड के बारे में पूछती है। वो कहती है, बताओ तुमने रिचर्ड के साथ क्या किया? विलियम कहता है, रिचर्ड बस यहाँ से चला गया है। एलिस अब रिचर्ड को खुद ढूंढने की बात विलियम से कहती है, लेकिन विलियम कहता है, तुम्हें याद रहे एलिस, हम कल इस होटल से जा रहे हैं। अब हम रिचर्ड को देखते हैं, जो कि एक घोड़ों के अस्तबल में बंधा हुआ बेहोश पड़ा होता है। होश आते ही रिचर्ड अपने आप को आजाद कर लेता है और सीधा एलिस के कमरे तक पहुंच जाता है, जहां वो आर्थर के पिता को देखता है और आर्थर के पिता उससे कहते हैं कि वो सब यहाँ से निकल चुके हैं, यानी कि एलिस और उसका टीम यहाँ से अब जा चुके हैं। रिचर्ड अब उदास होकर होटल के सामने बैठ जाता है। तभी दूर से एलिस उसको देख लेती है और ये दोनों अब एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब एलिस की कमरे में ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और ये रात उनके लिए खुशियों से भरा हुआ होता है। सुबह एलिस रिचर्ड से पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रिचर्ड कहता है, हाँ। एलिस कहती है, मैं तुम्हारा सब कुछ बनना चाहती हूँ। रिचर्ड कहता है, तुम पहले से ही मेरा सब कुछ हो। बातों बातों में एलिस अब रिचर्ड की वो घड़ी देख के कहती है, अब सुबह के 5 बजे हैं। रिचर्ड कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही है। अब एलिस रिचर्ड से कहती है कि वो उसके लिए एक नया सूट खरीदना चाहती है, क्योंकि उसका सूट काफी पुराना हो चुका है। ये सुन के रिचर्ड अपने सूट उठा के उसकी तारीफ करने लग जाता है। वो अपना सूट पहन के कहता है, देखो इसके स्लीव्स मुझे कितने फिट हो रहे हैं, इसमें हर जगह पॉकेट्स हैं जहाँ से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। तभी वो एक पॉकेट में हाथ डाल के कहता है, इस सूट में एक स्पेशल कॉइन रखने की जगह है। पर तभी उसके हाथ में एक कॉइन आ जाता है जो कि 1979 का होता है। उस कॉइन को देखते ही रिचर्ड को कुछ होने लगता है। वो एलिस की ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, पर अब वो एलिस से धीरे धीरे दूर जाने लगता है। एलिस भी रिचर्ड को पुकार रही होती है, पर अब रिचर्ड एलिस की आंखों से ओझल हो जाता है। दरअसल रिचर्ड अब अपने प्रेजेंट यानी कि 1980 में आ चुका है। उस कॉइन की वजह से रिचर्ड का सेल्फ हिप्नोटिज्म टूट चुका है, इसीलिए नींद से जागते ही रिचर्ड अब दुखी हो जाता है और रोने लगता है। वो एलिस को मिस कर रहा होता है, इसीलिए अब वो फिर से अपने बेड पे लेट के खुद को हिप्नोटाइज करके एलिस के पास जाने की कोशिश करता है, पर वो इसमें कामयाब नहीं होता, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट जाता है और होटल के हिस्ट्री हॉल में रखे एलिस की तस्वीर को पकड़ के रोने लगता है। रिचर्ड अब बहुत कमजोर हो चुका है, क्योंकि टाइम ट्रेवल के बाद उसके शरीर की एनर्जी अब लगभग खत्म हो चुकी है। रिचर्ड अब अपने कमरे की खिड़की के सामने एक चेयर पर बैठ जाता है। उसका शरीर सुन्न हो जाता है। तभी आर्थर उस होटल के मैनेजर के साथ रिचर्ड के दरवाजे को नॉक करता है, पर रिचर्ड का दरवाजा नहीं खुलता। अब होटल के मैनेजर और आर्थर डुप्लीकेट की से रिचर्ड के कमरे के अंदर आ जाते हैं। वो दोनों रिचर्ड को उठा के बिस्तर पे लेटा देते हैं और डॉक्टर को भी बुला देते हैं। रिचर्ड को देख के डॉक्टर कहता है, लगता है इसने 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया है। डॉक्टर अब आर्थर से एम्बुलेंस बुलाने को कहते हैं और रिचर्ड के शरीर को ब्लैंकेट से गर्म रखने को भी कहते हैं। रिचर्ड का शरीर अब धीरे धीरे सफेद पड़ रहा होता है। वो अपनी पलके भी नहीं झपका रहा होता। डॉक्टर कहता है, हमें इसे ऑक्सीजन देने की जरूरत है। तभी हम रिचर्ड के चेहरे पे एक हल्का सा मुस्कान देखते हैं। डॉक्टर रिचर्ड को इंजेक्शन लगाता है, पर रिचर्ड के आंखों के सामने अब एक धुंध सा बादल आ जाता है, जहां दूर खड़ी एलिस उसे बुला रही होती है। और अंत में हम रिचर्ड और एलिस की आत्माओं को एक साथ देखते हैं।
इसके साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये मूवी 1980 में रिलीज हुई थी, जो कि 1975 की एक नॉवेल बेड टाइम रिटर्न की फिल्म एडेप्टेशन है। इसमें हमें टाइम ट्रेवल की एक यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 7.2।